हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, जो आयोग के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह बुक अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। इसमें टोटल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो आने वाले पीटी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रेंड्स प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो चलिए हम लोग इससे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 के प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग आर्थिक समीक्षा 2021-22 के प्रश्नों को देखेंगे। फिर हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग केंद्रीय बजट के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें टोटल 40 प्रश्न दिए गए हैं, जहां से आप सभी के पीटी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को डिटेल से सॉल्व करते हैं, ताकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए तो प्रश्न में कोई गलती ना हो। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसके प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम लोग बजट के कुछ बेसिक को देख लेते हैं। बजट शब्द की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जबकि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल 112 में दिया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में दिया गया है। वहीं बजट को धन विधेयक के रूप में आर्टिकल 110 में दिया गया है। धन विधेयक के रूप में आर्टिकल 110 में इसका जिक्र किया गया है। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में, वित्तीय विवरण 112 में दिया गया है, जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में बजट के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट के षडमुखम द्वारा जारी किया गया था। के षडमुखम द्वारा जारी किया गया था। वहीं सर्वाधिक बार बजट की बात किया जाए तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं, जो सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किए हैं। ठीक है। वहीं निर्मला सीतारमण की बात किया जाए तो निर्मला सीतारमण द्वारा इस बार चौथा बजट पेश किया गया है। ठीक है। तो निर्मला सीतारमण द्वारा चौथी बार बजट पेश किया गया है। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा जारी किया गया, पेश किया गया है। और पहली बार बजट की बात किया जाए, स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट के षडमुखम द्वारा पेश किया गया था। तो यदि इसमें भारत का पहला पेपरलेस की बात किया जाए तो भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में जारी किया गया था। इसे भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का बजट था। इतने बिंदुओं को आप सभी ध्यान में रखिएगा। यदि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए अब हम लोग सीधे इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है इसमें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी होने की उम्मीद है। इसमें बताना है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में जीडीपी का वृद्धि कितना होने की उम्मीद है। तो 9.2% वृद्धि होने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल व्यय कितने रुपए होने का अनुमान है। तो इसमें बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो बजट में कुल कितना व्यय किया जाएगा, तो 39.45 लाख करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार संशोधित राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% है। तो इसे बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन 6.9 हो जाएगा। तो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार संशोधित राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% था। इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के बजट तक निर्मला सीतारमण ने कितनी बार संसद में बजट पेश की हैं। अभी हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण द्वारा चौथा बजट पेश किया गया है, तो चौथा बजट पेश किया गया है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है।
तो बताना है वर्ष 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कुल 6400 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न है कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो यह 1,32,513.62 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1,32,513.62 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बजट के अनुसार हर घर नल से जल 2022-23 में कितने घरों को कवर किया जाएगा, तो यह कितने घरों को कवर किया जाएगा, तो 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। तो बजट के अनुसार हर घर नल से जल 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दी गई है, तो कितनी प्रतिशत कर दी गई है 10% से बढ़ा के, तो 14% कर दी गई है। तो ध्यान दीजिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितनी प्रतिशत की दर से कर लगेगा, तो कितने प्रतिशत के दर से कर लगेगा, तो 30% दर से कर लगेगा। तो ध्यान दीजिए, किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% की दर से कर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को कितने रुपए की लागत से लागू किया जाएगा, तो यह कितने रुपए की लागत से लागू किया जाएगा, तो 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक नदी परियोजना को लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितना प्रतिशत किया जा रहा है, तो यह 5% किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का लक्ष्य किसके लिए विजन हासिल करना है, तो भारत सरकार का लक्ष्य किसके लिए विजन हासिल करना है, तो भारत @100 के लिए। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या होगी, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल दैट इज पीएम डिवाइन योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या होगा, तो इसके लिए कितना वित्तीय परिव्यय दिया गया है, तो 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के लिए खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बजट 2022-23 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है, तो यह 22.84 लाख करोड़ रुपए। तो ध्यान दीजिए, बजट 2022-23 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 48,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। तो पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है 5 लाख डाकघरों में से कितने फीसदी कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे, तो 100% आएंगे। अगला है उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कार्यक्रम का नाम किस कार्यक्रम का नाम बताया गया है, तो जीवंत गांव योजना के जीवंत गांव कार्यक्रम का नाम बताया गया है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम जारी किया गया है, शुरू किया गया है। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12% से 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक किया जाएगा,
तो 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। ई विद्या पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनलों के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का कितना प्रतिशत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है? तो यह 68%, तो 68% निर्धारित किया गया है। वहीं 2021 में 58% निर्धारित किया गया था। तो ध्यान दीजिए, वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग की बात किया जा रहा है। यहाँ घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का कितना प्रतिशत आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है? तो 68% निर्धारित किया गया है। वहीं 2021-22 में 58% निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 19,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में कितना अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है? तो यह 10.68 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य है, तो इसमें कितना लक्ष्य है? तो 7.50 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 7.50 लाख करोड़ रुपए इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना अनुमानित है? तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 6.4%। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2022 कितने क्षेत्रों या स्तंभों पर केंद्रित है? तो यह कुल 4 स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें पहला है पीएम गतिशक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, और चौथा है निवेश का वित्त पोषण। इन 4 क्षेत्रों पर बजट 2022 केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? तो यह कुल 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो यह कुल 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किए गए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह 15% कर दिया गया। यहाँ फ्रेंड्स एक करेक्शन है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें 5% नहीं होगा, यहाँ 18.5% होगा। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। सरकारी समितियों द्वारा भुगतान किए गए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। ठीक है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि खरीद मूल्य क्या होगा? तो 2.37 ट्रिलियन रुपए। ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि खरीद मूल्य 2.37 ट्रिलियन रुपए होगा। अगला देखते हैं। ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कब से 2 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क को आकर्षित करने के लिए मिश्रित धन के रूप में लागू किया जाएगा? तो यह कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्ताक्षर से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? इसमें इसका
राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा 30% का। तो ध्यान दीजिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण, यहाँ डिजिटल असेट्स की बात किया जा रहा है, इसके हस्तांतरण से होने वाली आय पर कुल 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर की हाईवे तैयार किया जाएगा। तो यह कुल 25,000 किलोमीटर की हाईवे तैयार किया जाएगा। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। तो वर्ष 2020 में दिया था। ठीक है। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। तो 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। तो यह कुल 60,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन दिया है, इसको बताना है सही गलत। तो पहला कथन है, क्रिप्टो करेंसी और अन्य आभासी संपत्तियों पर कराधान पर स्पष्टता देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी परिसंपत्तियों में लेन देन होने वाली आय पर 30% कर का प्रस्ताव रखे हैं। तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि आभासी परिसंपत्तियों पर लेन देन पर 30% का कर लगाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। तो यह सही कथन है। वहीं दूसरे कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन है, ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए उन्होंने एक निश्चित सीमा से ऊपर ऐसी परिसंपत्ति वर्गों में लेन देन पर 3% टीडीएस जो स्रोत पर कर कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पे 3% नहीं होगा, यहाँ पे 1% होगा, इसलिए यह कथन गलत है। तो देखा जाए तो कथन 1 सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी कथन दिया गया है, इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश भर में किसानों को डिजिटल और उच्च तकनीकी सेवाओं के विवरण के लिए केंद्रीय किसान ड्रोन रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देगा। तो बिल्कुल सही है, यह पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, सरकार कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के वित्त पोषण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सह निवेश मॉडल के तहत जुटाई गई मिश्रित पूंजी के साथ एक फंड की सुविधा भी देगी। तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व बैंक नहीं होगा, यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा यह मिश्रित पूंजी के साथ फंड देने की सुविधा की गई है। तो दूसरा कथन गलत है, यहाँ पे रिजर्व बैंक नहीं होगा, नाबार्ड बैंक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कथन देखते हैं इसी में। अगला कथन है, सरकार द्वारा 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में एमएसपी मूल्य के रूप में दिया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। तो देखा जाए कथन 1 और 3 सही है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा कथन गलत था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ भी कथन कालट का सवाल है। तो पहला कथन दिया है, 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% पर लक्षित है, जो 2021-22 में 4.7% के संशोधित अनुमान से कम है। वहीं तो ये सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.8% पर लक्षित है, जो 2021-22 में 4.7% के संशोधित अनुमान से कम है। तो यह कथन सही है। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन दिया है, 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% पर लक्षित है, जो 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% के संशोधित अनुमान से कम है। तो ये भी कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी कथन कालट का प्रश्न है। पहला कथन है, सरकार का 2022-23 में
39,44,909 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 4.6% अधिक है। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन एकदम सही है। दूसरे कथन की बात किया जाए, दूसरा कथन है 2021-22 में कुल खर्च बजट अनुमान से 8.2% ज़्यादा रहने का अनुमान है। तो ये भी सही है, 2022-23 में कुल खर्च बजट अनुमान से 8.2% ज़्यादा रहने का अनुमान है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, यह कथन सही है। वहीं तीसरा कथन है 2022-23 में प्राप्तियां उधार के अलावा की बात किया जा रहा है। तो प्राप्तियां 22,83,713 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान से 4.8% अधिक है। तो ये भी कथन सही है। तो कथन 1, 2 और 3 उपयुक्त तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। आइए अब हम लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2022-23 का अंतिम 40वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो इसका यह बिल्कुल सही है, ये पहला कथन सही है। तो गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, यह सही बात है। और दूसरा कथन है इसमें, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। तो ये भी सही है, इसलिए इसका कथन दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा कथन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित टोटल 40 प्रश्न दिए गए थे, जिसे हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके केंद्रीय बजट आर्थिक समीक्षा 2021-22 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप सभी चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।